उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करवानी है, आपको जनरल इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी है। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है उसका आपने सीबीसी करवाना है, एलएफटीज करवाने, आरएफटीज करवाने, आपने उसके एबीजीज करवाने। ठीक है, पेन जो उसको यहाँ पे हो रहा है तो आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लो, प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो। ठीक है, अगर नहीं आपको पता लग रहा है कि क्या है ये, तो फिर आपने लेप्रोस्कोपी करके देख सकते हो, और एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी करनी होती है। अब वो आपने किन पेशेंट में करनी है, किन में नहीं करनी है, वो आपको कॉजेटिव फैक्टर जो आप सस्पिशन है आपको उसकी बेस पे जो है वो आप देखोगे ओपन करना है आपने क्या नहीं करना। तो पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस भी एक तरह से जो है ना एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है, और एक्यूट एब्डोमेन की जितनी भी कॉजेज हैं उन सब में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उसको हम सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ठीक है, और पेरिटोनाइटिस खुद से अलग से भी अपनी भी डिजीज़ है एक, कि बैक्टीरिया जो है वो जाके पेरिटोनियम में सीड करें और उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करवा दें। ठीक है, तो वो यूजली बच्चों में होती है, या जो है वो फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में होती थी, बच्चों में होती थी। अब जो है वो उसकी वैक्सीनेशन वगैरह हो जाती है तो इतनी कॉमन नहीं रही, अनकॉमन है, लेकिन हो सकता है प्राइमरी पेरिटोनाइटिस। ठीक है, उसके अलावा स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, वो किन को होता है वो होता है डीसीएलडी वालों को, जिनके अंदर डीकम्पनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है। ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ और सिरोसिस होता है। तो इनका भी आपको पता लग जाएगा, हिस्ट्री इनकी जो है वो, सिरोसिस अब एक दिन में तो नहीं होता, काफ़ी अरसे से चल रही होगी। साथ इनको से मतलब पेन शुरू हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस और ये वाले सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे जब आप इनका कौन सा डिसीज होता है यहाँ पे, पेरिटोनियल मतलब फ्लूइड लोगे, उसके अंदर क्या हुआ होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुए हुए होंगे। ठीक है, मोर देन 100 WBC होंगे, और ग्राम स्टेनिंग वगैरह करवाओगे, कल्चर एंड ग्राम स्टेनिंग, तो वो भी पॉजिटिव होगी उसकी। ठीक है, पैरासिटिस की। तो इस तरह काम आपका चलेगा। बाकी ये सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है तो इसमें टीएलसी काउंट वैसे इंक्रीज होगा, सीबीसी जो आपने करवाई थी टीएलसी काउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक्सरे आपने करवाने, एक्सरे पे आप जो है वो, क्योंकि एक्यूट एब्डोमेन की कॉजेज में एक परफोरेशन भी है, तो परफोरेशन का आपको एक्सरे पे आराम से पता लग सकता है। तो वो हम परफोरेशन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो इसमें जो है वो आपने कोई डायग्नोसिस अगर आपका हो जाता है और कोई इस तरह की परफोरेशन, कोई मतलब मेजर डिजीज़ नहीं है, परफोरेशन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बाकी सारे ऑर्गन्स भी ठीक हैं, आरएफटीज भी डी रही नहीं है, एलएफटीज भी ठीक हैं, इसका मतलब है कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस हुआ। ठीक है, और अगर एलएफटीज डी रही हैं या प्रीवियस हिस्ट्री है क्रोनिक लिवर डिजीज़ की, सिरोसिस है और फिर हुआ है, तो आप उसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एसबीपी कह दोगे। तो इन सब का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये थी प्राइमरी। अब दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी में जो है वो आपका जब ट्रीटमेंट आएगा तो उसमें एंटीबायोटिक तो है ही, साथ आपने उसको ओपन करके एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी करनी है, आपने देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको भी ठीक करना है साथ, वरना ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, सेकेंडरी होता कब है, जब देर इज मतलब कोई डिजीज़ है उसके सेकेंडरीली हो रहा है, तो डिजीज़ क्या करेगी, पेरिटोनियम को किसी ना किसी तरह बैक्टीरिया से कंटेमिनेट करेगी वो। ठीक है, तो अब किस तरह कंटेमिनेशन हो सकती है, या तो उसकी वॉल ख़राब थी, वहाँ से डायरेक्टली गैंग्रीनस जो है वो स्प्रेड हो गया बैक्टीरिया का, या परफोरेट हुई तो उसकी वजह से स्प्रेड हो गया। तो इस तरह की कोई ना कोई ऑर्गन रिलेटेड डिजीज़ होगी, जो भी पेरिटोनियम के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी। क्लिनिकल फीचर सेम होंगे, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, एब्डोमिनल पेन वगैरह। ठीक है, बीपी वगैरह कम ज़्यादा हो सकता है, शॉक में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉज क्या चल रही है। ठीक है, डायग्नोसिस में आपने क्या करवाना है, एक्सरे, सीबीसी, आरएफटीज, एलएफटीज, और डायग्नोस्टिक पैरासिटिस करवा लो, अगर तो करा लो, लिख सकते हो आप। ये एसबीपी में जो है इसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव होती है, और सीटी स्कैन।
ठीक है, अब एक्सरे पे क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं सेकेंडरी में? परफोरेशन नजर आ सकती है। कैसे नजर आएगी? एयर इन द डायफ्राम। ए अंडर राइट हैमी डायफ्राम नजर आ सकता है। सीबीसी पे आपको टीएलसी रेज नजर आएगा ऑब्वियसली। आरएफटीज डी रेंज हो सकते हैं, एलएफटीज भी डी रेंज हो सकते हैं, रीनल शटडाउन भी हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस एसपी भी आपको बता दिया। सीटी स्कैन पे तो आपको पता लग ही जाएगा कि अगर इन चीज़ों से डायग्नोज नहीं होता तो फिर आपने सीटी स्कैन करवा लेना, उस पर आपको पता लग जाएगा पिन पॉइंट के कहाँ पे क्या डिजीज़ है। ट्रीटमेंट क्या है? रिससिटेशन करनी है आपने पेशेंट की, ये जो है वो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साथ या शॉक वाले सिम्टम्स जो होते हैं ना, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, एनयूरिया हुआ हुआ है, और इस तरह फेल हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो रहा है उसका, तो इस तरह आएगा आपके पास पेशेंट। रिसस्टेट आपने करना है उसको, 2 वाइट बोर कैनुला देने हैं, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया आपने, एनाल्जेसिया प्रोवाइड किया, एंटीबायोटिक्स दी, ठीक है, यूरिन आउटपुट या फ्लूइड इनटेक और फ्लूइड आउटपुट जो है वो आपने मेजर करना है कि सही है कि नहीं, मतलब किडनीज फेल तो नहीं हो रही। और बस यही आपने मेजर चीज़ें रिससिटेशन में यही करनी है। फिर आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान करोगे, ओपन कर लोगे मिड लाइन लेप्रोटमी करके, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगर कंटेमिनेशन हुई भी है तो आपने वॉश कर देना नॉर्मल से लाइन से, ठीक है। अगर परफोरेशन हुई भी है तो आपने उसको प्राइमरी रिपेयर कर देना है, या वो जो भी उससे ऑर्गन से रिलेटेड उसकी होगी, कुछ में प्राइमरी रिपेयर कर देते हैं, कुछ में बाहर आपको स्टोमा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इलियोस्टमी वगैरह। तो वो डिपेंड करता है कौन सी परफोरेशन है, ठीक है। अगर कोई गैंग्रीन हुआ हुआ है तो उस पार्ट को आपने कट कर देना है, ठीक है। और बस ऐसे ही है, ठीक है। ये था सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस की एक और फॉर्म भी है, वो है पोस्ट ऑप पेरिटोनाइटिस। पोस्ट ऑप पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ का ऑपरेशन किया, फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे थे, और आपने उसमें से कंटेमिनेशन कर दिया, बाइल आपने जो है वो स्पिल कर दिया, और फिर आपने वॉश कर भी दिया उसको, लेकिन जब आप उसको बंद करोगे तो बाद में जाके उसको डेवलप हो जाएगा पेरिटोनाइटिस, उसको आप पोस्ट ऑप पेरिटोनाइटिस कहते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो वार्ड में ही होता है उस टाइम, उसको ये वाले सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, पेन, टेंडरनेस वगैरह वगैरह। पोस्ट तो ऑप में हमने पूरी तरह ड्रेन नहीं किया किस चीज़ को? जो ऑलरेडी उसकी जो फ्लूइड था उसके एब्डोमेन में। हम्म, पोस्ट ऑप क्यों हुई है कि इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेटर ऑन डेवलप हुई है, या फिर हमारी अपने दो रेजिडुअल दो वॉल्यूम? दोनों वजह से हमने या तो डिजीज़ मतलब निकालनी थी जो वो निकाली नहीं, कुछ रह गई, ठीक है, या फिर आपने जो निकालते हुए कुछ जो है ना कंटेमिनेशन कर दी, फिर उसको वॉश नहीं किया सही तरह। तो दोनों तरह से हो सकती है। तो मतलब ऑपरेशन आपने कर दिया उसके बाद हो गया, वो पोस्ट ऑप ही होगा, चाहे आपका आपने सर्जरी ठीक नहीं की, चाहे आपने स्पिल किया कंटेंट को, दोनों इसी तरह होगा, ठीक है। खैर आपने उसको जो है वो फिर उसके बेस्ट सीटी जो है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट इनहेंस सीटी आपने करवाना है, उससे आपको पता लगेगा, फिर आपने दोबारा रिपीट करना है ऑपरेशन, रिससिटेशन करनी है और फिर रिपीट करना है, ठीक है। बिलियरी पेरिटोनाइटिस ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप जो है वो अम, जो लीक आपने करें ना, बाइल अगर लीक होगा तो उसमें बिलियरी पेरिटोनाइटिस उसको स्पेसिफिक कर देंगे हम, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं कि लेप्रोटमी के अलावा भी आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो। ईआरसीपी जैसे बताया था उसे स्टंट प्लेस कर देते हैं, या बिलियरी ड्रेनेज कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। या आप अगर डैमेज कर दिया आपने बिलियरी डक्ट कोई पार्ट उसका, तो आप डायरेक्टली जो है वो हेपेटिकोजुजिनोस्टमी कर सकते हो। हेपेटिकोजुजिनोस्टमी में क्या होता है, लिवर को डायरेक्ट जुजिनम से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ड्यूडेनम कहाँ गई? ड्यूडेनम का आप एक एंड जो है वो जुजिनम के साथ रख देते हो कनेक्ट, और एक जो है वो स्टमक के साथ वो उधर ही रहता है, रो एंड वाई कर देते हो, ठीक है, हेपेटिकोजुजिनोस्टमी। खैर ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इसमें आपने जो है वो उसी तरह जिस तरह ट्यूबरकुलस एडिनाइटिस को ट्रीट आप करते हो, इसमें आपने अगर परफोरेशन वगैरह कोई चीज़ इस तरह की नहीं है तो सिर्फ एडीटी, एंटी ट्यूबरकुलस
थेरेपी दे के काम चला सकते हो आप। पता कैसे लगेगा आपको, डिफरेंशिएशन कैसे होगी? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस में क्या था, मोर देन 100 WBCs थे और ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव थी। यहाँ पे WBCs तो बढ़े हुए होंगे, लेकिन कौन से? लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट। और ग्राम स्टेनिंग पे कुछ नहीं आएगा, एसिड फास्ट स्टेन पे जो है वो पॉजिटिव आएंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। बाकी प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ होगा, एक्सुडेट स्ट्रॉ कलर्ड होगा, जबकि उधर जो था टर्बिड था, स्ट्रॉ कलर्ड और टर्बिड था, और प्रोटीन की कोई चक्कर नहीं था। बहरहाल ट्रीटमेंट इसका वही है आपका, कोई एंटीबायोटिक थेरेपी, हाइड्रेशन, रिसस्टेशन, और अगर परफोरेशन होगी, टीबी की वजह से परफोरेशन भी हो जाती है, तो वो आपने ट्रीट कर देना है, ठीक है। बाकी आगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस है, वो आपकी किसी भी डिजीज़ की वजह से इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस हो सकती है, ठीक है। उसकी 3 टाइप्स होती हैं, सब फ्रेनिक, अब किस स्पेस के अंदर हो रही है उस पर डिपेंड करता है। सब फ्रेनिक मतलब डायफ्राम से नीचे, और लिवर गट लूप्स वगैरह से ऊपर, ठीक है। दूसरी सब हिपैटिक, सब हिपैटिक अब 2 स्पेसिस होती हैं, रदरफोर्ड मॉरिसन्स पाउच, जो लेफ्ट सब राइट सब हिपैटिक स्पेस बनती है, और लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस को लेसर सैक कहते हैं, यहाँ पे बन सकती है। या इंटर इंटर इंटेस्टाइनल है ना, थर्ड कौन सी है, इंटरलूप, मतलब जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन के बीच बन रही होती है। तो ये 3 हो सकती है। अब एब्सेस के क्या साइन होते हैं, सिस्टेमिक क्या साइन हो, फीवर होता है, फीवर होता है, कौन सा चिल्स फीवर, होते हैं, किस एब्सेस तरह में का? हाई ग्रेड फीवर होगा। हाँ, और स्विंगिंग पायरेक्सिया होगा, मतलब कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। और हाँ, फीवर, रिगर एंड चिल्स होंगे, और बाकी पेन टेंडरनेस TLC इसमें भी रेज होगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड आपने करवा लेना है, और एस्पायरेशन करनी है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवानी है, एंटीबायोटिक देनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर ठीक नहीं होती तो सर्जिकली आपको ओपन करके भी इसको ड्रेन करना पड़ सकता है। आगे पेल्विक एब्सेस, पेल्विक एब्सेस मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्सेस इज पेल्विस, ठीक है। और इसको जो है वो यूजली क्या होता है, पेल्विस में अगर हुई हुई हो तो ये ड्रेन खुद ब खुद हो जाती है, किस तरह? अच्छा, इसमें सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अदर देन ये वाले सारे? TLC रेज होगा, फीवर इसमें भी होगा, पेन भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, और पेल्विक पेन होगा, डायरिया और म्यूकस इंस्टूल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एंटीरियर रेक्टल वॉल के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना सकती है, जिससे ये ड्रेन हो जाएगी स्टूल के अंदर, ठीक है, एंटीरियर रेक्टल वॉल। अगर नहीं होती स्पॉन्टेनियसली तो आप इंसीजन भी दे सकते हो एंटीरियर रेक्टल वॉल पे, और इसको ड्रेन कर सकते हो, और एंटीबायोटिक्स आपने देनी है बाद में, ठीक है। सिंपल। मिजेंटेरिक एडिनाइटिस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, प्राइमरी जिसको कहेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होता है वो। दूसरा, TB की वजह से हो सकता है। और तीसरा जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ भी एसोसिएशन है इसकी, ठीक है, बच्चों में ख़ास तौर पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये अपेंडिक्स का DD होता है, इसलिए बढ़ा रहे हैं हम, जब अपेंडिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ इसका नाम लिया जाएगा। अपेंडिक्स में जो है, बस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताता हूँ आपको। वॉमिटिंग होती है अपेंडिक्स में, नौजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया होता है, यस, इसमें नहीं होता, मैं समझ ठीक रहा है। हूँ, पूछ रहा हाँ हाँ, ठीक है। और शिफ्टिंग पेन होता है वहाँ पे, है ना? क्या क्या होता है शिफ्टिंग पेन, हूँ। क्या होता यस, है? शिफ्टिंग डल, नहीं सॉरी, शिफ्टिंग डलनेस नहीं। शिफ्टिंग पेन पहले अम्बलाइकस, होता है पेरी और फिर अम्बलाइकस पे वो स्टार्ट होता है, हो जाता है। रिलीफ फेस में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग टेंडरनेस होती है, ठीक है। शिफ्टिंग टेंडरनेस का क्या मतलब है, जब उसको आप जैसा शिफ्टिंग डलनेस में करते हैं ना, एक साइड पे डलनेस चेक करते हैं, इस तरह टेंडरनेस आप चेक करोगे, राइट इलेक्ट फोसा में टेंडरनेस होगी। उसके बाद आप उसको लेफ्ट साइड पे लेटा दोगे करवट देके, तो थोड़ी देर बाद जो है वो जिस साइड पे पहले टेंडरनेस थी उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी टेंडरनेस, ठीक है। इसके अलावा पेन फ्री इंटरवल अपेंडिक्स में नहीं होता। नहीं होता, इसमें पेन फ्री इंटरवल होता हम्म, है मिजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस में। करना आपने कुछ भी नहीं होता, रीअश्योर करना है, ये कोई कॉज वगैरह है तो उसको ट्रीट कर दो, और अगर नहीं फिर भी ठीक होता फिर आप ओपन करो, निकाल दो। और हो रहा क्यों होता है ये पेन फ्री ये शिफ्टिंग
शिफ्टिंग टेंडरनेस क्यों हो रही होती है? इसलिए कि मीजेंटेरिक लिम्फ नोड्स है ना, तो मीजेंट्री जो होती है वो थोड़ी मूवेबल होती है, तो वो मूव हो जाती है जब आप लेफ्ट साइड पे लेटाते हो पेशेंट को। उसके अलावा टीबी का तो आपको पता ही है, एंटी ट्यूबरकुलस आपने देना होता है, बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसमें। तो ये आपको पता लग गया, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब हम इनमें से एक एक डिजीज पढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से एक्यूट एब्डोमेन हो रहा था। तो आपने साथ साथ बताते जाना है। पेंक्रियाज की वजह से हो रहा था ना, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, क्या सिम्टम्स होंगे? हम्म स्वेयर पेन होगी, इमरजेंसी। कहाँ? एपिगेस्ट्रियम। एपिगेस्ट्रियम में भी हो सकती है, अपर राइट क्वाड्रम अब में अभी भी हो बताया, सकती है। सारा जो ऊपर वाला पार्ट है ना, एपिगेस्ट्रियम राइट लेफ्ट सारों में इसका पार्ट है, तो यहाँ पे कहीं पे पेन हो सकती है। कॉमन आपने याद रखनी होती है, वैसे पता होना चाहिए आपको ऑर्गन कहाँ पड़ा हुआ है, वहीं पेन हो सकती है। हो गया। और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। वॉमिटिंग, बस। और पेनिस की रिलीव भी हो जाती है बेंडिंग फॉरवर्ड पोजीशन से। ट्राईपॉड पोजीशन कहते हैं इसको, जो बाइंड आगे होके बैठता है ना, तो ठीक हो जाएगी लीनिंग फॉरवर्ड पे। और बाकी साइन हैं कुछ, ग्रे टर्नर साइन या क्यूलन साइन है इसका। ठीक है, ये जो है यूजली ब्लीडिंग जो हो रही होती है, सब फेशियल ब्लीडिंग उसकी वजह से आ रहे होते हैं। अम्ब्लाइकस के अराउंड और फ्लैंक्स पे, अम्ब्लाइकस के अराउंड क्यूलन है मेरे ख्याल से, फ्लैंक्स पे ग्रे टर्नर है। अ, देख लेना है इसको, लेकिन क्यूलन, हाँ। ठीक अच्छा, कह रहे हो, लेकिन ये नॉन और स्पेसिफिक है, और जो बाकी चीजों में भी ये होते हैं प्रेजेंट, ये नॉन हाँ, हो स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक तो है। और बाकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं, उनके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है, कोई एब्सेस के साथ, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के साथ, कुछ भी जो है उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अभी हम देखते हैं, उनके साथ प्रेजेंट कर सकता है ये। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे आप? इतनी तो पड़ी है। CBC, सीरम अमाइलेज लाइपेज। सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस आएगा क्योंकि इन्फेक्शन है। ठीक है, अमाइलेज स्पेसिफिक है, लाइपेज स्पेसिफिक है? लाइपेज है क्योंकि अमाइलेज और भी चीजों में रेज्ड होता है। किस किस चीज़ में? पैरोटाइटिस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, उसमें रेज होगा ये। ठीक है, बुक में लिखा है ड्यूडेनल अल्सर में भी रेज होगा। ड्यूडेनल अल्सर है, रेज है, कोई और एब्डोमिनल कंडीशन है एक दो, उसमें भी रेज हो सकता है। लिपोमा, ये लाइपेज जो है ये स्पेसिफिक है। और ठीक है, 4 टाइम्स, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो तब आपको हो गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से। इसमें टीएलसी रेज जैसे बताया आपने, टीएलसी, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, सीबीसी हो गया। अल्ट्रासाउंड पे कुछ होता है? अगर गॉलस्टोन्स की वजह से हो रहा हो पैंक्रियाटाइटिस, फिर हम पता लग सकते हैं। किसकी वजह से हो रहा हो? गॉलस्टोन्स की वजह से। ठीक है, गॉलस्टोन्स की जैसे हो सकता है, लेकिन इसमें भी जो है ना वो पेरी पेंक्रियाटिक फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, वो भी आपको नज़र आ सकता है, उससे भी सस्पिशन हो सकती है। बाकी अदर कॉजेज रूल आउट हो जाएंगी, बाइल स्टोन रूल आउट हो गया अगर एज अ कॉज आप उसको ले रहे हो, वगैरह वगैरह, बाइल वगैरह का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इधर ही पड़ा हुआ है ना सब कुछ। ठीक है, सीटी स्कैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। उसके वो आपको जो है वो क्या बताएगा, लेकिन यूजुअली करवाते नहीं अल्ट्रासाउंड, और इससे पीछे पीछे माइलेज लाइपेज पे आपका हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड, ये सीटी स्कैन आपने कब करवाना है? जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हो। कॉम्प्लिकेशंस अभी हम देखते हैं। ठीक है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल जा रहा हो, डिटेरिएट हो रहा हो, हाइपोटेंशन हो रही है, उसको टैकीकार्डिया हो रहा हो, टैकिपनिया हो रहा हो। ठीक है, उसकी हालत ख़राब हो रही हो। ठीक है, उसके अलावा ये आपका डायग्नोसिस बन ही ना रहा हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, कुछ और है, क्या है। ठीक है, और एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी आप जीआईटी की हर कंडीशन में कर सकते हो। अ, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता लग रहा है क्या हो रहा है, और पेशेंट
जा रहा है आपके हाथों से तो आप ओपन कर लो और बाद में देखो क्या मसला है इसको। तो लेप्रोटमी एक आपके पास है, या लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी कर सकते हो, देख सकते हो एब्डोमेन के अंदर क्या हो रहा है। तो इसमें होगा क्या, लेप्रोटमी जब आप ओपन करोगे एक्सप्लोरेटिव अगर आपने किया तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का क्या साइन होगा? फैट नेक्रोसिस। हाँ, फैट नेक्रोसिस होगा। जो ओमेंटम है उसके ऊपर ट्यूबरकल बने हुए होंगे। ओमेंटम जो होता है उसको क्या कहते हैं? और पुलिसमैन ऑफ जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन होती है ये वहीं पे होता है। एक्यूट पेंटासाइटिस में देखोगे वहीं पे, वहाँ वहाँ पे भी होगा ये। यहाँ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यहाँ पे भी है, ठीक है, ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ओहो। और बाकी इसमें आप साथ अभी हम आगे क्राइटेरिया करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। टेस्ट इसमें बहुत सारे करवाने होते हैं, सिर्फ यही नहीं करवाने होते। तो क्राइटेरिया के अंदर जो टेस्ट है, ज़ाहिर बात है आपने उसका एडमिशन के टाइम पे ही चेक करना होता है ना क्राइटेरिया। बल्कि वो दो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, आप जो है बल्कि याद कर लो। एक चीज़ रह गई है, इसके कॉजेज़ ये भी आते होते हैं आपके। गेट स्मैश्ड, उसका निमोनिक है, पता ही है। जल्दी जल्दी बता दो क्या बनता है। जी, गॉलस्टोन्स। ई, एथेनॉल। टी, टॉक्सिन्स और थायरोडायरेटिक। टॉक्सिन, थायराइड, ठीक है। डी से एस से क्या? कोई भी सर्जरी आपने इससे की कोई जिसमें आपने सर्जरी एंड इसको कर ट्रॉमा दिया। पोस्ट स्प्लेनेक्टमी। हाँ, मेटाबॉलिक हो सकते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म में, डायबिटीज़ वगैरह में, इस तरह की एसी सारी ऑटो चीज़ों में। इम्यून। ऑटो इम्यून है, स्नेक बाइट और स्नेक, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बाइट एच, और हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ठीक है, जो आपने याद करने हैं। गॉलस्टोन्स, ईआरसीपी हम पहले भी देख चुके हैं। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस मोस्ट उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होती है ईआरसीपी की। एथोलोन से हो सकता है अल्कोहल, एक्यूट में भी है, क्रोनिक में भी है एथेनॉल। टॉक्सिन्स हैं, सर्जरीज हैं वेरियस। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, हाइपरलिपिडीमिया है, ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती हैं, स्नेक, स्कॉर्पियन। बस ये पता नहीं चाहिए आपको गॉलस्टोन मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। हाइपोथर्मिया एंड ड्रग्स हैं आगे, और ड्रग्स और डिवाइसम भी है, वो दो उसका डिवाइड हुआ हुआ अगर। ड्यूनल अल्सर्स भी डी सही हैं, ठीक है। क्राइटेरिया कर लेते हैं। आपके पास दो क्राइटेरिया हैं, ठीक है, रेंसन्स और स्कोर है। ये बेसिकली रेंसन स्कोर और ग्लासगो स्कोर। रेंसन स्कोर में क्या चक्कर है, आपने जो है वो एडमिशन पे अलग से करना है, 5 चीज़ों को चेक, और 48 आफ्टर आवर्स 48 पे आवर्स 6 चीजें चेक करनी है। 6 चीज़ चेक करनी है। इसमें डायरेक्ट जो है वो आप 48 आवर्स पे चेक नहीं, हाँ 48 आवर्स पे चेक करोगे। तो इसमें क्या है जी, पेंक्रियाज ही है इसका निमोनिक, ठीक है। PO2 ये आपकी तकरीबन है कोई 80 किलो पास्कल है, 60 mmHg बनती है, या सॉरी 8 किलो पास्कल है, 60 mmHg आपने बस याद रखना है। एज 55 से अबव, ठीक है। WBC काउंट है, न्यूट्रोफिल वैसे याद किया हुआ है। ये जो है आई थिंक 15,000 है, कोई बुक खोल के हेल्प करे। 16,000 है। 16 है, ठीक है। कैल्शियम ये है कोई 2-3 मिलीमोल से कम, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया होता है इसमें बेसिकली। RFTs हैं, इसमें आपने यूरिया चेक करना है मेनली, ठीक है। ई से क्या है, LDH एंजाइम, और A से एल्ब्यूमिन है, ठीक है, और S से शुगर, ब्लड ग्लूकोज आपने करना है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। इनकी वैल्यूज़ हैं, ऑक्सीजन जो है वो आपकी 60 mmHg से कम, एज 55 से ज़्यादा, WBC काउंट 15,000 पर क्यूबिक mm, कैल्शियम 2 मिलीमोल्स कितने हैं? 8 से कम। गलत लिखा 8 हुआ तो है इसमें, 8 से कम गलत लिखा हुआ है, 2 मिलीमोल से कम है। 2 2 मिलीमोल वाली बात सही है। मिलीग्राम। हाँ लेस देन ठीक 2 है, मिलीमोल पर लीटर है आंसर।
बेंसन ठीक को कह और रही ग्लास है। को दोनों सेम है 48 आवर्स के बाद वाले जो क्राइटेरिया? नहीं, डिफरेंट है, उसमें चेयर लगे, मतलब मिलते जुलते हैं, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा, हिमेटोक्रेट एक्स्ट्रा है, यूरिया की जगह वहाँ BUN चेक कर रहे हैं, वो भी करते हैं। सीरम शुगर आपको पता है 180 से कम होती है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बात करूँ, अगर उसमें आप करोगे तो आपके पास 10 तकरीबन मिलीमोल्स बनेंगे पर लीटर, और LDH के लेवल आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। इधर आप आ जाओ, इसमें जो है WABAL, W से क्या है, WBC काउंट, उधर 15, यहाँ मेरे ख्याल से 16 है, लेकिन एक ही याद कर लो तो खैर, AH55 ही रहेगी, B से BUN है, A से क्या, एल्ब्यूमिन, AST है। AST AST, हाँ, यहाँ पे AST और LDH दोनों आ जाएंगे ना, ठीक है। LDH, L से LDH और A से जो है वो AST, ठीक है। और 48 आवर्स पे आपके पास है ASHB, ठीक है। ये B से आपके पास BUN है, अच्छा पिछले B से आपके पास BUN नहीं था, पिछले से शुगर था, BUN आपने 28 ये 48 आवर्स के बाद करना, ब्लड शुगर है शायद, अच्छा यहाँ पे BUN आ गया, ठीक है। F से क्या है, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन है 6 लीटर, शायद 6 लीटर से ज़्यादा अगर इनटेक दिया आपने और निकला नहीं है, वो कहीं अंदर ही रह गया, तो ये उसका हो सकता है, ठीक है। A से आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। S से सीरम कैल्शियम दोबारा ऑलमोस्ट इतना ही है। H से हिमेटोक्रिट 10% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो ये स्कोर आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, 1 स्कोर। और क्या रह गया, HB, B से BUN, बेस ठीक है। डेफिसिट इनकी है। वैल्यू BUN किधर गया, BUN नहीं है इसमें, अच्छा इन वो ऊपर पिछले लिखे, B से हो ऊपर गया, लिख दिया ओके आपने ओके ऊपर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बेस डेफिसिट ये भी आपका 4 मिलीमोल है क्या, 6 मिलीमोल, 4 मिलीमोल है शायद। तो क्या निमोनिक 4 बताया मिलीक्यूब आपने इसका? निमोनिक तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं तो ABC लिखी है, नहीं बता रही हूँ। अच्छा सही है। वो मैंने बस ABC याद की हुई है, बाकी निमोनिक है वो WABAL, ठीक है, कुछ भी बना लो इसको, और इजियर वे वॉल से कर लो, वॉल्स, BFASHB, एटेड एमिशन वॉल से हाँ जिस कर तरह लो। भी आपका बनता है, मैंने जिस तरह किया हुआ मैंने वैसे किया हुआ, आप लोग अपना बनाओ। तो ये आपने कर लेना है। अब इसमें आपने याद रखना है 3 से ज़्यादा जो भी पॉइंट होंगे, 3 प्लस स्कोर है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो उसको आप कहोगे कि ये सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में है पेशेंट, ठीक है। एक दफ़ा सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में चला गया तो आपने उसको फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको उसका थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे कम कम है तो आप उसको माइल्ड कहोगे, उसमें ऑर्गन डिसफंक्शन भी नहीं हो रहा। बेसिकली हम स्कोर में क्या चेक कर रहे हैं कि बाकी ऑर्गन इसके ठीक हैं, सिस्टमिक मसले तो नहीं चल रहे, इसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, तो फिर माइल्ड होगा। माइल्ड में आपने जो है वो यूजली बस रिससिटेट करना होता है, एनाल्जेसिया वगैरह देना होता है, एंटीबायोटिक भी उसमें शायद नहीं देनी होती, माइल्ड में नहीं देनी होती, हाँ। खैर, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या डेवलप हो सकती हैं, वही पेरीपेंक्रियाटिक फ्लूइड डेवलप हो सकता है, ठीक है। उस फ्लूइड में एब्सेस भी डेवलप हो सकती है, उस वो फ्लूइड जो है वो बगैर एब्सेस के भी हो सकता है, मतलब सूडोसिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे डिटेल आएगी इसकी, सूडोसिस्ट भी बन सकती है, ठीक है। किसी पार्ट का नेक्रोसिस हो सकता है पेंक्रियास के, ठीक है। बाकी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, ARDS हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, DIC, रीनल फेलियर हो सकता है उसकी वजह से, ओलिग्यूरिया, रीनल आर्टरी और वेन थ्रोम्बोसिस। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में हाइपोकैल्सीमिया तो लाजमी याद रखनी है आपने, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। इंसुलिन यहाँ से आ रहा होता है तो वो ख़त्म, तो हाइपरग्लाइसीमिया। फैट नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है, फैटी एसिड्स के साथ कैल्शियम बाइंड करके सोप, वो जो हमने मोमेंटम देखी थी उसमें यही हुआ हुआ था, तो वो कैल्शियम तो उधर चला गया, तो फ्री कैल्शियम आपके पास कम हो जाएगा।
CNS में मसले हो सकते हैं, फैट एम्बोलाई बने हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, CV हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है, बाकी नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस हो सकता है। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, माइल्ड में आपने सिर्फ एसिस्टेट करना है, इंट्रावेनस फ्लूइड देने हैं, मॉनिटरिंग करनी है, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करना है, एंटीबायोटिक्स नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, 72 आवर्स में ठीक हो जाएगा पेशेंट। सीवियर में क्या करना है, सीवियर हम कब कह रहे थे, जब 3 या 3 से ज़्यादा रैनसन स्कोर या ग्लॉस्को मॉडिफाइड ग्लॉस्को स्कोर था, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई थी, एब्सेस, सूडोसिस्ट, कुछ भी इसमें से। तो उसमें हमने क्या करना है, करना तो ये भी है, रिसिस्टेट तो करना है उसको, ऑक्सीजन देनी है, एनाल्जेसिया देना है, मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देनी है, इसमें देनी है आपने। CT स्कैन करवाना है, ये सारा हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। CT स्कैन, RFTs, LFTs, CBC, कैल्शियम लेवल्स उसके, उसका हेमाटोक्राइट, ये सारा चीज़ें आपने जो रेंसन क्राइटेरिया, ग्लॉस क्राइटेरिया में देखी हैं, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो ये आपने लिखनी है इसमें। मैनेजमेंट ही चल रही थी आपकी जो आपने स्कोरिंग की है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई गॉल स्टोन वगैरह उसको ERCP से रिमूव कर सकते हो तो उसको ERCP से एक्सट्रैक्ट करके रिमूव कर देना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ERCP इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक, उससे आप देख भी लोगे कहाँ पे और उससे निकाल भी दोगे। दूसरा, ERCP इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक्सटेंट ऑफ नेक्रोसिस या एक्सटेंट ऑफ इंजरी भी देख सकते हो उससे, कि किस जगह तक जो है वो पेंक्रियाज में क्या चल रहा है। तो ERCP उसके लिए भी करते हो, ऑपरेशन करने से पहले आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप स्टेंट प्लेस कर सकते हो ड्रेनेज के लिए। वो ड्रेनेज आपकी कैसे होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो आप ड्यूडेनम में भी प्लेस जिजुनम में भी प्लेस कर सकते हो, पेंक्रियाज से ला के, पेंक्रियाटिक और नॉस्ट में जो बनाते हाँ, और आप जो है वो पेंक्रियाज से स्टमक में भी प्लेस कर सकते हो। खैर वो आपने लिखनी है इसमें। सर्जरी कर सकते हो आप, सर्जरी में आप क्या करोगे, जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है ना, उसको मतलब आपने निकाल लेना है और वॉश कर देना है पेंक्रियाज को, सही है। उसके बाद एब्डोमेन क्लोज करके उसको मॉनिटरिंग चलती रहेगी उसकी, देखोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो रही है तो फिर दोबारा आप ओपन करके दोबारा उसको निकालोगे, सही है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह देनी है, मॉनिटरिंग करनी है, वो तो चलता ही रहेगा। एब्सेस में क्या होगा, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन थी, एब्सेस में आपको क्या करना है, आपने ओपन ड्रेनेज करनी पड़ेगी आपको एब्सेस की। और सीडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है तो उसमें वही करना है, वो जो भी मैंने आपको बताया। एंडोस्कोपिक ड्रेनेज आपकी होगी सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी से या सिस्टोजिनोस्टमी से, सॉरी सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी से या सिस्टोड्यूडेनोस्टमी से, ठीक है। और सर्जिकल ड्रेनेज तो आपको पता ही है, ओपन करके आप स्टेंट प्लेस कर दोगे बिटवीन यही वाले जो बताए हैं, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी और सिस्टोजिनम और उसका, ठीक है। एंडोस्कोपिक में आप स्टमक और सिस्ट का कर सकते हो, और ड्यूडेनम और सिस्ट का कर सकते हो। ओपन में आप स्टमक और सिस्ट का कर सकते हो, और जिजुनम और सिस्ट का कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी वो ड्रेनेज होती रहेगी उसकी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का थोड़ा डायग्नोसिस मुश्किल होता है, इसमें नहीं पता लग रहा होता। तो सारी चीज़ें आप अगर रूल आउट कर लो तो आपने फिर जो है वो सोचना ज़रूर है एक दफ़ा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस थोड़ा मुश्किल से सिनेरियो होता है इसका। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में खैर क्या होगा, कॉजेज़ उसकी सिस्टिक फाइब्रोसिस एक तो याद रखना है आपने, उसके अलावा अल्कोहलिक में मोस्ट कॉमन है, इडियोपैथिक हो सकता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन की वजह से या कुछ इस तरह की वजह से वो हो सकता है, ठीक है। ऑटो इम्यून हो सकती है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेन विच रेडिएट्स टूवर्ड्स द बैक, ठीक है। नाउजिया वोमिटिंग उसी तरह होगी, एनाल्जेसिया बहुत ज़्यादा ले रहा होगा पेशेंट पेन की वजह से, और मैल एब्जॉर्प्शन होगी। मैल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, जो पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी हो गया, मतलब एंजाइम्स जो आने थे ना पेंक्रियाज से, जिन्होंने सब कुछ फैट वगैरह को करना था। बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा होता है कि कोई भी ब्लॉकेज हुई या इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी वजह से जो एंजाइम्स एक्टिवेट होने थे उधर जाके GIT में जाके वो पेंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोलाइसिस वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर फिर इसकी क्लिनिकल फीचर ये हैं। और दूसरा, जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसके साथ विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, A डेक, ये भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उनकी डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं।
इन्वेस्टिगेशंस आप करवाओगे, माइलेज लाइपेज करा लो, आप एक्सरे करा लो। एक्सरे पे आपको क्या नज़र आएगा? कैल्सिफिकेशंस नज़र आएंगी, स्टोन्स नज़र आ सकते हैं अगर पेंक्रियाटिक डक्ट में कोई स्टोन है। ERCP कराओ, वो आपको बताएगा कि पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ तक ठीक है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, क्या प्रॉब्लम है। और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हो, वो भी आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। और यूजली जो है वो खैर यही बताएगा आपको, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? सूडोसिस्ट यहाँ पे भी बन सकती है, इन्फ्लेमेटरी मैस बन सकता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज करवा सकता है। अनकॉमन है, यूजली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आपके पास जब भी आएगा वो सीए हेड ऑफ पेंक्रियास की वजह से आएगा, वहाँ पर भी हम आगे देखते हैं। उसके अलावा ये पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा का, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज कर देता है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल क्या हो सकता है? पेंक्रियाटिक डक्ट लीक कर सकती है, सीडोसिस्ट कंप्रेशन कॉज कर सकती है, मीडियास्टिनम, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, पेल्विस एडजेसेंट, किस कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है सीडोसिस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? आपने इसमें वैसे तो निकालना ही है इसको, लेकिन उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ये है कि पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी तो आपने वो एंजाइम दे देने, वो जो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो आपने वाइटामिन दे देने जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे, ठीक है। खासतौर पे विटामिन के का जो रोल होता है वो सर्जरी में भी है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब एक्टिवेट कर रहा होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ठीक है। 2, 7, 9, 10 को याद है किसी को? 2 7 सही बोला, आगे नहीं पता कि 9 10 भी करता है कि नहीं, बट 2 7 इज राइट। अच्छा चेक कर लेते, ये भी आपका वाइवा में आ जाता होता है, वाइवा में कुछ भी आ सकता है वैसे। टू, 7, 9, 10 प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ठीक है। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस वो हैं, दूसरे हैं प्रो कोएगुलेंट है। अच्छा फिर आपने क्या करना है? उसके अलावा जो है पेंक्रियाज की जो टेल वगैरह है उसको भी जो है वो रिमूव किया जा सकता है। तो वेरियस प्रोसीजर्स हैं ये, बेसिकली आपने जो है वो नेक्रोटिक सेगमेंट को निकाल देना है और ड्रेनेज करनी है पेंक्रियाटिक जूस की। इंडिकेशंस क्या है इसकी? ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, ठीक नहीं हो रहा, या रिकरेंसेस हो रही, बार बार जो पेंक्रियाटाइटिस की कंप्लेंट आ रही है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, कोई सूडोसिस्ट हो गई है, एब्सेस हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तब। के अलावा सिवियर पेन है, ठीक है, आप ट्रीट नहीं कर पा रहे उससे, तो फिर आप क्या। उसके बाद है पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, इसका हम कार्वाइजर लॉ पहले पढ़ चुके हैं कि इफ gallbladder is distended and palpable it is unlikely to be due to stones, क्योंकि स्टोन्स में जो है आपका जो gallbladder है वो फाइब्रोसिस की वजह से डिस्टेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इज़ मोर लाइकली ड्यू टू कोलेंजियोकार्सिनो मेलिग्नेंसी की वजह से, या तो कोलेंजियोकार्सिनोमा है वो मेलिग्नेंसी, या फिर कार्सिनोमा हेड ऑफ पेंक्रियाज है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज करवाएंगे। ओल्ड एज में होता है, 65 अबव ईयर्स हैं, मेल में ज़्यादा, स्मोकिंग, अल्कोहल, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, फैमिली हिस्ट्री, ये जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो वो सिंड्रोम है उसमें भी हो सकता है, और एडिनोमास जो है उसमें भी। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? हेड का जल्दी डायग्नोज हो जाएगा, ठीक है, हेड का इसलिए जल्दी डायग्नोज हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवाएगा। और टेल वगैरह का या नेक का वो लेट होगा डायग्नोज, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होगा फिर। उसके अलावा वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ये सब कुछ होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को तो आपको पता ही है, उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन रेज हो जाएगी, क्ले कलर्ड स्टूल्स होंगे, येलो यूरिन होगा, प्लूराइटिस होगा, खारिश होगी बॉडी पे।
इन्वेस्टिगेशंस में आपको ऑब्स्ट्रक्शन पे क्या मिलता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन विल बी रेज्ड। अल्ट्रासोनोग्राफी पे आपको कॉज मिल सकती है। आपको जो है वो मतलब अदर जो है वो चीज़ों को रूल आउट आप कर सकते हो, ठीक है। कोलिलिथियासिस, कोलिडोकोलिथियासिस, कोई स्टाइटस, कोई स्ट्रक्चर है, कोई डायलेटेशन है इंट्राहेपेटिक एक्सट्राहेपेटिक बिलियरी की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वो सारी आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पे अच्छी तरह नजर आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटी। सीटी पे आपको लिम्फ नोड स्टेटस, लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और डायलेटेशन ऑफ बिलियरी चैनल्स जैसे उस पर नजर आ रही थी उस तरह। अदर देन दैट जो है वो आपका जो कंट्रास्ट एनहेंस सीटी है वो आपको वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट भी बताएगा। हिपैटिक आर्टरी, सॉरी कंट्रास्ट एनहांस सीटी आपको बताएगा पोर्टल वेन एंड सीलिक एक्सिस और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो यूजुअली जो है वो जो सर्जरी होती है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। तो अभी हम आगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देखेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंजियोग्राफी करा सकते हैं। CA-99 इज नॉट स्पेसिफिक फॉर इस। CA-99 आप कोलोरेक्टल कैंसर में करवा सकते हो, आप कोलेंजियोकार्सिनोमा में करा सकते हो, कुछ ओवेरियन ट्यूमर्स में करवा सकते हो। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है उसका। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हो और लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल जो है बहुत कम होता है इसका, खासतौर पे हेड के अलावा जो है उनमें बहुत ही कम होता है। क्या है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट? बल्कि पहले इंडिकेशंस क्या हैं जी क्यूरेटिव, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? मेट्स आ गए, ठीक है, चाहे वो लिवर में हो, लंग्स में हो, पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर रहे हो, सीलिक आर्टरी की, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की या पोर्टल वेन की इंट्रैपमेंट होगी, इनकेसमेंट होगी इसमें विद इन द ट्यूमर, तब नहीं आप कर सकते, ठीक है। उसके अलावा साइज जितना भी हो, ड्यूडेनम, स्टमक, कोलॉन या रिजेक्ट कर सकते हो जिस भी चीज़ को, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो आप सर्जरी करके उस चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। ओके, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, वही न्यूट्रिशन क्योंकि इसकी ख़राब होगी, वाइटामिन उसकी डेफिशिएंट होंगे, ब्लीडिंग वगैरह ये वो चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके अलावा फ्लूइड जो होता है वो भी बैलेंस भी ख़राब हुआ होता है, फ्लूइड को आपने ठीक करना है, ठीक है। हेपेटोरीनल सिंड्रोम होने का होता है इसका मतलब रीनल सिंड्रोम हो सकता है, इसमें रीनल फेलियर वगैरह हो सकता है, तो वो आपने ठीक करना है, ग्लोमेरुलाई को डैमेज करते हैं। उसके अलावा उसके बाद वो ग्लूकोज की जो स्टोरेज होती है वो कम होती है, उसको आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी बिलियरी ड्रेनेज जिस तरह ERCP से की थी पहले, वही आपने करनी। सर्जिकल ऑप्शन आपके पास है विपल प्रोसीजर। अब विपल प्रोसीजर में क्या होता है? विपल प्रोसीजर में आप जो है वो हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियाज निकाल देते हो, जो पीछे पेंक्रियाज बचा हुआ है, अब ये चीज़ बच गई है, ठीक है। ड्यूडेनम आपने पूरी निकाल दी, जुजिनम का प्रॉक्सिमल पार्ट निकाल दिया, स्टमक का लोअर एंड निकाल दिया, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये सब चीज़ें निकाल दी। अब रह क्या गया है वो सुनो। टेल ऑफ पेंक्रियाज रह गई है, लिवर रह गया, जुजिनम रह गई है और बॉडी ऑफ स्टमक रहेगी, ठीक है। अब आपने इन चीज़ों को मिलाना है, तो टेल ऑफ आप पेंक्रियाज, पेंक्रियास, लिवर, हम्म बॉडी ऑफ स्टमक, हम्म व्हाट एल्स? बस जजनम। जुजिनम, जुजिनम। तो इनको अब आपने मिला देना है, जुजिनम को मिलाना है पेंक्रियाज से, जुजिनम को मिलाना है आपने वो जो काटा है आपने उसका लोअर पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, उससे मिला देना है, तो वो गैस्ट्रिक जिजोनोस्टमी बन जाएगा। ऊपर से लिवर के साथ मिला देना, क्योंकि ना CBD है ना कुछ, लिवर ने जो अपना सारा बाइल वगैरह अगर बनाएगा तो वो कहाँ जाएगा, तो उसमें आपने हेपेटिकोजिनोस्टमी कर देनी है, और इस तरह 3 हो जाएंगे, हेपेटिकोजिनोस्टमी, गैस्ट्रोजिनोस्टमी एंड पैंक्रियाटोजिनोस्टमी, ठीक है। 3 आपने कनेक्शंस बनाए हैं, और इसके दरमियान में जितनी चीज़ें थी वो आपने सारी निकाल दी हैं। लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजनम, CBD,
बाइल डक्ट, वो गॉल ब्लैडर, ये सब आपने निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो तब है जब सर्जिकली रिजेक्टेबल था, यानी ना लिवर में मेट्स थे, ना आपके लंग्स में मेट्स थे, ना पेरिटोनियम में मेट्स थे, ना पोर्टल वेन को इनकेस किया हुआ था, ना सीलियक एक्सिस को, ना सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को किया हुआ था उसने। ठीक है। अगर इनमें से किसी को भी किया हुआ है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप रिजेक्शन पूरी नहीं कर सकते, इसलिए आपका फायदा नहीं है। जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको आपने ठीक करना है। ठीक है। मैस बनेगा जब पेंक्रियाज का, तो पेंक्रियाज को हग किया होता है ड्यूडेनम ने। ठीक है। और पेंक्रियाज की टेल टिकल कर रही होती है स्प्लीन को, तो जो वो उसने हग किया हुआ है वहां से इसको दबाना शुरू कर देगा वो। ठीक है। ड्यूडेनम जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, बाइल को नहीं आने देगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो हो रहा था, ठीक है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक एंट्रम को उधर देना शुरू कर दिया उसने, कंप्रेशन, उसको बंद कर दिया। ठीक है। उसके अलावा पेन सिंड्रोम होंगे, पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें होंगी। अब इनको आपने ट्रीट करना है। अच्छा, ये मैं थोड़ा स्टेप एक मिस कर गया। एक है पाइलोरिक प्रिजर्विंग पेंक्रियाटो को जुडिनेक्टमी। इसमें करना आपने सारा कुछ वही है, सिर्फ जो स्टमक का काटा था ना आपने एंट्रम, वो नहीं काटना। सही है। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा इसमें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, सेम ही वो है सब कुछ। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को थोड़ा ठीक कर देगा या और क्या। अच्छा, क्या बात करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में जो चीज़ खराब हो रही है आपने उधर से निकाल देना है। ड्यूडेनम का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ड्यूडेनम को उतारो वहां से, और जो है ना अ, निकाल दो ड्यूडेनम को। ठीक है। डायरेक्ट जो है वो स्टमक को कनेक्ट कर दो जुजेनम से। ठीक है। अगर सीबीडी जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो आप लिवर में से आ रहा है ना बाइल, तो लिवर को डायरेक्ट जुजेनम के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप हर चीज़ को इधर उधर करते रहो बस। या इनमें स्टेंट भी डाल सकते हो आप, या कुछ और प्रोसीजर होते हैं ईआरसीपी के थ्रू कुछ करना है आपने, तो सीबीडी वो डायलेट करना है, ये वो इस तरह के वो कर सकते हैं। पेन के लिए क्या करोगे, एनाल्जेसिया से तो नहीं ठीक होगा ये, तो आप अगर नहीं ठीक हो तो आप नर्व ब्लॉक कर सकते हो, सीलियक एक्सेस ब्लॉक, सीलियक एक्सेस जो है वहाँ पे ब्लॉक दे दोगे ताकि पेन ही ना हो बिल्कुल। सही है। बाकी पेंक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं आ रहे हो तो उनके आपने देने हैं। डायबिटीज़ हो जाएगा इसको, तो आपने उसको देखना है। और कीमोथेरेपी का इतना कोई खास रोल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पेंक्रियाज के अलावा पूरे जीआईटी में इस प्लाटिनम 5 फ्लोरोयूरासिल का रोल है, इधर कुछ रोल नहीं है उसका। ना इसमें कीमोथेरेपी का रोल है, ना इसका कोई मार्कर है, ट्यूमर मार्कर। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है आपने, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट और पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो है ना वो एक कार्सिनोमा, एक तो ये एडिनो कार्सिनोमा भी हमने सारा पढ़ा है ना, एक और कार्सिनोमा होता है, उसका नाम है, मुझे भूल गया है। म्यूसिनस नियोप्लाज्म ऑफ पेंक्रियास। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को मिमिक करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास होता है, आप जो है वो जो भी फ्लूइड है उसके अंदर पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है, उसको आप निकाल लो। अगर उसमें अमाइलेज लेवल ज़्यादा है तो वो पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है, और अगर उसके अंदर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ज़्यादा है तो वो म्यूसिनस नियोप्लाज्म है। ठीक है। फिर उनको अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट कर देना। बस एक ये एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है। एक ट्रिपल बाईपास सर्जरी भी होती है, वो इधर नहीं है, वो वैसे आप बस लिख देना नाम ही। ट्रिपल बाईपास सर्जरी में क्या करते हो आप, पेंक्रियास को, वो भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट है इसका, पेंक्रियास को आप जिजेनम के साथ कनेक्ट कर देते हो। ठीक है। हेपेटिको जिजेनोस्टमी बनाते हो, गैस्ट्रोजिजेनोस्टमी बनाते हो, और पेंक्रियाटोजिजेनोस्टमी बनाते हो। उसमें तीनों प्रोसीजर इकट्ठे करते हो ताकि हर चीज़ बस ओपन हो जाए, मतलब कोई भी बाद में जो है वो कंप्रेशन वगैरह कॉज ना हो रहा हो। तो वो आप जो है एक दफ़ा नेट से देख के अगर लिख लेना तो अच्छी बात है, ना भी लिखो तो ठीक है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट है वो, सिर्फ
जो डेफिनेटिव या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो विपल प्रोसीजर या पाइलोरस प्रिजर्विंग पैंक्रियाटोडिडेक्टमी है, ठीक है। पीपी, अच्छा, अभी सिर्फ एक कॉज हुई है हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दूसरी कॉज है टेंडर की एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वो हम एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। फिर कर लेते हैं, फिर वहाँ टाइम ब्रेक करेंगे। तो उससे पहले परफोरेशन कर लेते हैं, उससे भी एक्यूट एब्डोमेन होता है। तो परफोरेशन जल्दी बताओ मुझे, एक्सरे पे क्या होगा परफोरेशन में, और कौन सा एक्सरे आप करवाते हैं, अक्सर पूछा जाता है। X-ray chest including both diaphragm. पोस्चर, एक्स इरेक्ट फाइन पोजीशन में एक्सरे करवाना है आपने, ठीक है। इरेक्ट पोस्चर में, फाइन में कह रहा हूँ, इरेक्ट पोस्चर में करवाना है, या फिर आपने लैटरल ड्यूक्यूबिटस पोजीशन में करवाना है अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, टांगे नहीं, मतलब खड़ा नहीं हो सकता, टांगे तो है। तो उसमें जो है क्या होगा, एयर अंडर द राइट हेमी डायफ्राम जो है वो उसको इरेक्ट पोस्चर में आपको नजर आएगी, और राइट एब्डोमिनल वॉल जो है उसके ऊपर आपको नजर आएगी इन लैटरल ल्यूकोबिटिस पोजीशन। तो ये दो पोजीशन में आप करा के परफोरेशन पकड़ सकते हो। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एब्डोमेन टेंडर होगा, रिजिडिटी प्रेजेंट होगी, और टैकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, और प्रीवियस कोई ना कोई हिस्ट्री होगी परफोरेशन क्यों हुई है, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं, उसकी वेरियस कॉजेज हैं। तो परफोरेशन एक तो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ठीक है, कोई पेनिट्रेटिंग परफोरेटिंग इंजरी कर दी। इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, मेसेंटेरिक इस्कीमिया हुआ, गैंग्रीन हुआ, या वॉल्वुलस हुआ, उसकी वजह से गैंग्रीन हुआ और रप्चर हो गई, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी क्रॉन डिजीज की वजह से हो सकता है रप्चर, ईआरसीपी करते हुए रप्चर हो सकता है, रेडिएशन की वजह से रप्चर हो सकता है, और इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शंस में कौन कौन सी कॉमन है, टीबी और टाइफाइड। टाइफाइड आपको पता है कैसे प्रेजेंट करता है, स्टेप लैडर पैटर्न होगा फीवर का, हाई ग्रेड फीवर होगा, सिप्रोफ्लॉक्सिन दी होगी उसको या नहीं दी होगी, उसने ट्रीटमेंट कराया ही नहीं, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसके पीछे, जो पाए पैचेस होते हैं और लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं उनका, उनके अंदर आके ग्रो करते हैं, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो उस जगह पे परफोरेशन होती है, और सेकेंडरी पेरिटोनिटिस होगा, परफोरेशन होती है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है टाइफाइड परफोरेशन की, आइलियम, ठीक है। पर पाए पैचेस कहाँ पे होते हैं, आइलियम में। तो आइलियम होगी ना, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको पता है, स्टेप लैडर पैटर्न में चला 7 से 14 दिन तक, फिर अचानक से जो है वो रप्चर हुआ, तो फिर ये वाले सिम्टम्स आ जाएंगे पेरिटोनाइटिस के। तो ये उसका होगा। करना क्या है आपने, ब्लड कल्चर करवाओगे आप, आईजीएम आईजीजी देख लिया आपने। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है टाइफाइड का टेस्ट, Blood culture. ब्लड कल्चर है, ठीक है। टाइफीडॉट और विडाल जो है वो आपने सबसे आखिर में लिखना है, और नॉन स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। एक्सरे, क्योंकि अक्सर ही जो है वो कैरियर होंगे या पॉजिटिव होगा, फॉल्स पॉजिटिव, तो कोई फायदा नहीं हो सकता। खैर, ट्रीटमेंट आपने उसी तरह करना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लस क्या करना है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देनी है आपने फॉर टाइफाइड 2 वीक्स के लिए, सुबह शाम 750 mg। मेडिसिन में शायद 500 mg लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेना कैसे है। रिससिटेशन करनी है, लेप्रोटमी करनी है, रिपेयर तो करना है आपने उसको, ठीक है। रिपेयर अब 2 तरीके से कर सकते हो आप, या तो उसी टाइम पे उसको रिपेयर कर दो, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन हुआ हुआ है उस टाइम पे, तो वो फ्रेजाइल है, रिपेयर होगी नहीं, बार बार लीक करेगी, प्रॉब्लम होगी। दूसरा तरीका ये है, जहाँ से परफोरेशन हुई हुई है उसको आप स्टोमा बना के बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इलियोस्टमी का राइट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा, Left side पे. इलियोस्टमी का राइट साइड पे होता है मेरे ख्याल में. हाँ, राइट पे. राइट। कोलोनोस्टमी जो होती है वो लेफ्ट पे होती है।
खैर फिर आप जो है वो इसको निकालोगे, फिर खाना पीना इसका जो है वो मतलब रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में फिर इसका रिवर्सल होगा जाके थोड़े अरसे बाद, जब हील कर चुका होगा सब कुछ। बाकी आपने देख लेना इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा। इसमें कुछ ऐसे भी है कि एक जो है वो एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर पे होता है इसमें से परफोरेशन, और एक मीजेंटेरिक बॉर्डर पे होता है। जो टीबी है वो वैसे मीजेंटेरिक बॉर्डर पे होता है, और फायर पैचेस एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर पे पड़े हुए होते हैं, तो ये एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर पे परफोरेशन होती है। दूसरा इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स का भी कोई चक्कर है परफोरेशन एक्सेस के रिलेटेड। तो अगर वो आपके एचओडी वैसे हैं तो आपने वो देख लेना, इधर नहीं लिखा हुआ। इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस आ गया इधर, ठीक है। इसमें आप क्या करवाओगे, एटीटी दोगे इसमें, बाकी सारा रिपेयर आपको उसी तरह करना पड़ेगा और साथ एटीटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और सम केसेस में जो है राइट हेमिकोलेक्टमी करनी पड़ेगी। राइट हेमिकोलेक्टमी क्या होता है? कोलन है ना, ट्रांसवर्स कोलन का आधा इधर राइट वाला, ठीक है, प्लस आइलियम प्लस सीकम, ये चीज़ें जो है वो सारी निकल जाती है। इसके आगे डिटेल आएगी, उसमें हम देखेंगे क्या क्या निकलता है। मेरे ख्याल से अपेंडिक्स भी इसमें निकल जाता है। कुछ सेंटीमीटर ऑफ सीकम होते हैं, अपेंडिक्स, आइलियम और असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन का केस, हेपेटिक फ्लेक्चर और थोड़ा सा आगे तक कम सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इंटेस्टाइनल मीबियासिस, इसमें कोई चीज़ आपकी वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब कोई परफोरेशन वगैरह इस तरह कुछ नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, वो भी नहीं होती है यूजली, लेकिन आप जो है वो मेट्रोनिडाजोल दो, ट्रीट हो जाएगा। अगर वो नहीं काम कर रहा, डाइलॉक्सानाइड प्यूरेट दे दो, ट्रीट हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। अगली है हिस्पैनिक डिजीज। हिस्पैनिक डिजीज का आपको पता है, जिस तरह हमने एक लेजिया पढ़ा था ना अपर उसमें एस्ophagus में, इस तरह यहाँ पे अगर लोअर इसमें कॉलन में अगर हो, एक गैंग्लियन हो, एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट हो, उसमें जो है वो गैंग्लियन प्रेजेंट ना हो, तो पेरिस्टालसिस उस वाले सेगमेंट में सही नहीं होगा। पेरिस्टालसिस क्या नहीं होगा, गैंग्लियन ने क्या करवाना है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करवाना है, तो वो जो पार्ट होगा ना वो हमेशा के लिए रिलैक्स ही रहेगा। तो उसमें फूड जो है वो अकोमोडेट होता रहेगा, पेरिस्टालसिस नहीं होगा, आगे तो जाएगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी एब्डोमेन की, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, ये वाले सिम्टम्स होंगे। इसमें आपने डायग्नोसिस के लिए बेस्ट क्या है, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। पूरी जो लेयर्स है ना जीआईटी की, वो आपने चेक करनी है, क्योंकि गैंग्लियन जो होते हैं वो जो पेरिस्टालसिस कंट्रोल कर रहे होते हैं वो किस किस लेयर के दरमियान होते हैं, मस्कुलरस लेयर के अंदर होते हैं वो, स्मूथ और उसके नीचे, ठीक है। दो होते हैं ना यहाँ पे, माइंटेरिक प्लेक्सस होता है और म्यूकोसल होता है, तो वो माइंटेरिक वाला जो होता है उस वो आपने चेक करना होता है, गैंग्लियन उसके हैं, वो पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने उसको बायोप्सी करा के देख लेना है। बेरियम एनीमा करा के आप वैसे देख सकते हो कि किस जगह पे जो है वो डायलिटेशन है, किस जगह पे जो है वो पेरिस्टालसिस ठीक चल रहा है। और मैनोमीट्री करवा सकते हो, जिस तरह आप एक लेजिया के लिए भी गोल्ड स्टैंडर्ड मैनोमीट्री है, यहाँ पे मैनोमीट्री आप करवा सकते हो, उससे आपको प्रेशर पता लग जाएगा कि पेरिस्टालसिस से जहाँ पे सेगमेंट में पेरिस्टालसिस हो रहा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कॉन्स्टेंटली डायलेटेड रह रहा है सेगमेंट वहाँ पे प्रेशर कम होगा। मैनोमीट्री से चेक कर सकते हो एनोरेक्टल। ट्रीटमेंट क्या है, पुल थ्रू ऑपरेशन, इसमें नाम आपने बस याद रखना है। पुल थ्रू ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो एक एंग्लियोनिक सेगमेंट होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और बाकी को जो है वो पुल करके नीचे ले आते हैं, एनल कैनाल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेम्स हैं उनके कुछ, तो स्वेंसन, ट्रांसएनल प्रोसीजर्स, डॉर्मल, ये आपने नेम याद करने हैं बस, ज़्यादा डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज, ये फिर आई थिंक ब्रेक करते हैं। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स की ब्रेक है, 5:30 पे।
ओके, बट एटियोलॉजी क्या होती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की? यूजली नॉट वेल अंडरस्टूड, लेकिन ये कहा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है जब इंटेस्टाइनल या अपेंडिकुलर ल्यूमेन की, तो उसकी वजह से जो फर्दर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता है, एक्सुडेट्स होते हैं, इंट्रालुमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, साथ इन्फेक्शन हो जाता है तो पेरियड, उसकी वजह से जो है वो अपेंडिसाइटिस होता है। ब्लॉकेज जो है वो यूजली हो सकती है पिकोलिस की वजह से, ठीक है, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से कोई स्टोन बन जाएंगे, कैलकुलाई हो सकते हैं, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है, पिकोलिथ हो सकता है, ठीक है, या पैरासाइट्स भी हो सकते हैं या वर्म्स वगैरह। तो इसके ल्यूमेन को ब्लॉक करेंगे तो इंटरल्यूमिनल प्रेशर जब इंक्रीज होगा, बैक प्रेशर, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन होगा वगैरह वगैरह। तो क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो आपको काफ़ी सुनते ही आ रहे हो, क्या क्या होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में? एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, शिफ्टिंग पेन होता है इसके अंदर। शिफ्टिंग पेन मीन, माइग्रेटरी पेन होगी। यस, माइग्रेटरी पेन या शिफ्टिंग पेन जो है वो पैराम्बलाइकल रीजन से राइट इलिक फोसा में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। पेन, टेंडरनेस, हाथ लगाएंगे तो पेन होगा। रिबाउंड टेंडरनेस, हाथ रख के रखेंगे, जब हटाएंगे उस वक्त जो है वो पेन होगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एटिपिकल भी इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसमें पेन जो है वो शिफ्ट ना हुआ, स्टार्ट ही राइट इलिक फोसा में हुआ, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट कर रहा हो अपेंडिक्स की वजह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो, बार बार यूरिन आ रहा हो, या डायरिया हो सकता है। ये इसकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। टिपिकल प्रेजेंटेशन इसकी यही है जो आप बताइए, सिम्टम्स यही होंगे। साइंस क्या आएंगे आपके पास? साइन ये जो टेंडरनेस है, शिफ्टिंग टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस है, उसके अलावा रिजिडिटी, जब आप डोमिनल वॉल पे हाथ रखोगे तो रिजिड होगी, पाल्पेशन करोगे तो रिजिड होगी, मसल्स जो है वो गार्डिंग हो रही होगी, ये होगा, ठीक है। पॉइंटिंग साइन हो सकता है, पॉइंटिंग साइन पेशेंट पॉइंट करके बताएगा कि किधर है, ठीक है। उसके अलावा सॉस साइन हो सकता है। सॉस साइन में क्या होगा, पेशेंट की जो लेग होगी वो हिप जो होगी, हिप जॉइंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। राइट हिप जॉइंट फ्लेक्स होगा, पेन उससे रिलीफ हो रहा होगा। ये क्यों? तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होगी, वो सॉस मसल के साथ जो है वो टच कर रही होगी राइट साइड पे, तो उसकी वजह से पेन हो रहा होगा। तो जब वो एक्सटेंड कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा हिप, उस पर पेन नहीं हो रहा होता। उसके अलावा ऑब्चुरेटर साइन हो सकता है, ये भी इसी तरह ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के साथ अगर हो रहा हो तो वो होगा, पेन नहीं होगा। तो पेशेंट क्या करेगा? अब कब पेन होगा? जब आप जो है वो हिप को फ्लेक्स करके इंटरनली रोटेट करोगे, ठीक है। फ्लेक्स एंड इंटरनली रोटेट, तब पेन होगा, ठीक है। स्पेशल फीचर्स हो सकते हैं, ये आपको पता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है अपेंडिक्स की? रेट्रोसेकल रेट्रोसिकल। पोजीशन जो है, और पोस्ट आइलियल जो होती है वो लीस्ट कॉमन होती है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट आपने रेयर याद होती रखना है। है जी, हाँ, मोस्ट रेयर होती है, मतलब अनकॉमन होती है। और इसमें आपने याद रखना है, रेट्रोसिकल में सॉस साइन प्रेजेंट होगा। पेल्विक पोजीशन जो है ना, उसके अंदर सॉस साइन भी पॉजिटिव होगा और ऑब्चुरेटर साइन भी पॉजिटिव होगा। तो ये एमसीक्यू आ सकता है आपका कि सॉस साइन पॉजिटिव है, ऑब्चुरेटर साइन पॉजिटिव है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन है तो कौन सी अपेंडिक्स की पोजीशन है, तो वो पेल्विक पोजीशन होगी, ठीक है। बाकी एज से रिलेटेड इसके फीचर्स चेंज हो सकते हैं। यूजली जो है वो 36 मंथ से छोटे बच्चों को नहीं होता ये, मतलब 2 साल से पहले बहुत अनकॉमन है, ठीक है। ये बस इतना याद रखना आपने। प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है। मोस्ट कॉमन नॉन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, और प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो अपेंडिक्स जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया हुआ हो, तो उसमें अब राइट
हाइपोकॉन्ड्रियम वाली साइड पे जो पेन आ रहा हो, ठीक है। एलिकोसामेना थोड़ा सा ऊपर आ रहा हो, यूट्रस के इनलार्ज होने की वजह से वो ऊपर पुश हुआ हुआ होगा। उसके अलावा इसमें ओमेंटम जो होती है वो इतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं होती, तो वो अपेंडिक्स को कवर नहीं कर सकती, इसलिए आपने इसमें अर्ली अपेंडेक्टमी करनी होती है, ठीक है। ओमेंटम का कवर कर लेना एक जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, अगर वो नहीं कर पा रही किसी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, तो आपने अर्ली अपेंडेक्टमी करनी है इसमें, ठीक है। उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है? चिल्ड्रन में यूजली इसको डिफरेंशिएट करना होता है आपने मीजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस से, उसके हम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द बाइटोनियम सेक्शन, ठीक है। ओबीज पीपल में जो है वो यूजुअली डिले होता है डायग्नोसिस में, उसमें टेंडरनेस और ये सारे जो टिपिकल फीचर्स होते हैं ये एलिसिट करना मुश्किल होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक्यूट एब्डोमेन के जितने भी हैं वो सारे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। तब आपने डिफरेंशिएटिंग फीचर्स मुझे आपने बताना है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनमें से चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है? डायरिया डायरिया मोस्ट कॉमन वोमिटिंग। होगा। इसमें डायरिया वो होगा, जो और वो पेन जो कहाँ पे साइन होगा? सारे वो जो साइन सारे इलिसिट किए थे ना, वो इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस में नहीं होंगे पॉजिटिव। हाँ, वो इसमें पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मीजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस हम कर चुके हैं, तो छोड़ दो। मैकस डायबिटिकुलम में क्या होगा? ये भी ब्लड के अवेलेबल, साथ प्रेजेंट करते हैं ये। मैकस वाले में ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और पेन जो होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है, ठीक है। टेंडरनेस जो होती है मैकस डायबिटिकुलम, टेंडरनेस लेफ्ट साइडेड या सेंट्रल होती है? राइट इलेक्ट हो सकती थोड़ी सी दूर। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन में क्या होता है? इसमें मैस होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ऑलिव ऑलिव शेप्ड जो मास है। वो हाँ, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे वो जा रहा होता है, इस तरह का एक आप सिनेरियो आ सकता है डायगनली। और एक्सरे पे जो है वो साइन हो सकता है, कॉफी बीन साइन या ओमेगा साइन होता है, शायद इसी में होता है ना। खैर, एनोक्सॉन लिम्फोप्रा हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है वो आपके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, रीनल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, हीमाचूरिया भी होगा और एब्डोमिनल पेन भी होगा, और स्किन पे एक्यूमोटिक स्पॉट भी होंगे, तो ये तो डिफरेंशिएट हो ही जाएगा। और बच्चों में ये निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। निमोनिया में क्या होगा? सारे निमोनिया के मतलब साइन होंगे, फीवर होगा, उसमें कफ वगैरह होगी। एब्डोमेन में साइंस कम होंगे, चेस्ट में ज्यादा होंगे, और एक्सरे पे भी पता लग जाएगा। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अब एडल्ट्स में आ गए हम थोड़े। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को कैसे, अभी तो पढ़े हैं उसमें, डल शिफ्टिंग इसकी डलनेस, पेन लीनिंग शिफ्टिंग। फॉरवर्ड पे कम होगी। और होगा कहाँ पेन? एपिगेस्ट्रियम में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। Yes. हाँ, उस जगह पे होगा, ठीक है। राइट इलिक फोसा तक में जो अनकॉमन है, टेंडरनेस रिबाउंड टेंडरनेस उसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। माइलेज लेवल करा के आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगी। उसके अलावा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन कहाँ होगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इसका पेन होगा, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे भी आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा। यूरिटेरिक कोलिक, पेन फ्रॉम लोइन टू ग्रोइन होगा। हीमाचूरिया हो सकता है माइक्रोस्कोपिक, यूरिन के अंदर यूरिन एनालिसिस पे आपको पता लग जाएगा। किडनी यूरिन ब्लैडर एक्सरे पे भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, एयर एंड द राइट हेमी डायफ्राम होगी। रिजिडिटी होगी, वो इसमें भी हो सकती है। खैर, उसके अलावा पीटी एब्डोमेन पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। टेस्टिकुलर टॉर्जन, यंग मेल होगा, जल्दी से इसको अचानक से शुरू हो गया होगा, और पेन और टेंडनेस जो होगी वो टोटल रीजन में ज़्यादा होगी। रेक्टस शीथ हीमाटोमा, इसके में एक्सरसाइज वगैरह की मतलब कोई रेक्टस मसल रप्चर हुआ है ना, उसकी वजह से हीमाटोमा बन गया, तो एक्सरसाइज वगैरह पे की हिस्ट्री होगी, अचानक से उस पर हो गया होगा। फीमेल्स में कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें पहले बताया था पीआईडी है, उसमें जो है वो पीआईडी में क्या होता है, साथ जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज डिस्मेनोरिया होगा, ठीक है। पेन होगा, मिडल स्मर्स हो सकता है, उसका टाइम को पता होगा उसको, और ख़त्म हो जाएगा खुद ही। टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उसमें आप एचसीजी बीटा एचसीजी करा लोगे, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से नीमिया वगैरह हो सकता है, ब्लड लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, और
और बस यही है। ओवेरियन टॉर्जन हो सकती है, उसमें भी गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन आपने करनी है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एल्डरली में डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इसमें कैसे पता लगेगा? डिफ्रेंशिएट करना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, सीटी स्कैन पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसका तो आपको पता ही है, उसमें ट्रायड किस चीज़ का बनता है? वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह का हमने इसमें तो कुछ नहीं देखा कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो, लेकिन बाकी आप जो है वो उसको एक्सरे करवाओगे तो उसमें आइलियम में क्या साइन होता है ऑब्स्ट्रक्शन का? जिजनम में क्या होता है? आइलियम करेक्टरलेस होती है और जूजनम में ऑस्ट्रा होते हैं। नहीं, वॉल्वुलाई कॉन्वेंट्स हाँ होते कहाँ होते हैं? हैं। ऑस्ट्रा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आपने ये याद रखना। कार्सिनोमा ऑफ सीकम हो सकता है, इसमें आपको मैथ्स एक तो पता लगेगा और दूसरा एनीमिया होता है शायद इसमें। अच्छा नहीं, इसमें नहीं बताया हुआ, लेकिन खैर मैथ्स आपको मिलेगा। हाँ है, एनीमिया है, ठीक है। अल्टर्ड बॉल हैबिट्स होंगे, एनीमिया होगा, ठीक है। टॉर्शन अपेंडिक्स एपिप्लोइक फोरामेन में अगर मसला हो जाए, अपेंडिक्स जो है वो उसकी टॉर्शन हो जाए तो उसको कहते हैं, उसमें भी सीटी वगैरह पता लग जाएगा। मिजेंटेरिक इन्फॉक्शन, मिजेंट्री जो है उसकी इन्फॉक्शन हो गई है। पेन जो है इस्कीमिक जो या इन्फॉक्शन का पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो होगा। उसके साथ इन्फॉक्शन होने के लिए आपको कोई एम्बोलस, कोई थ्रोम्बस, कुछ इस तरह का चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। अचानक से इन्फॉक्शन शुरू हो गई है तो उसकी हिस्ट्री होगी कोई ना कोई। एओर्टिक एनोरिज्म पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, उसमें थोड़ा सा और तरह का होगा। सॉस एब्सेस पता है आपको, मूवमेंट के साथ उसकी चेंज हो जाएगा। हिप को जब आई थिंक फ्लेक्स करेगा तो सॉस एब्सेस का पेन थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा उसके लिम्पिंग होगी, पेन होगा, फीवर होगा। ये सॉस एब्सेस का ट्राइएड एक बनता है। रेयर डिफरेंशियल मिस कराओ, इसमें बस पढ़ लो एक दफ़ा। लेकिन प्री हर्पिटिक पेन हो सकता है, हर्पिस से पहले जो है वो सेकंड थर्ड और सॉरी 10th एंड 11th डोर्सल नर्व्स की वजह से। स्पाइन की कंडीशन का पेन हो सकता है, पोर्फीरिया हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ल्यूकीमिक इलियोसिकल सिंड्रोम हो सकता है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, कॉमन वाली भी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है? कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है। इसके अंदर आपको न्यूट्रोफिलिया मतलब टीएलसी रेज्ड मिलेगा और न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे और 10% बैंड सेल्स, वो सीबीसी पे तो नहीं आते वैसे, लेकिन वैसे 10% मतलब लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट होने का क्या मतलब है? इमेच्योर सेल्स होंगे, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होंगे। यूरिनालिसिस करवाओगे तो यूरिनालिसिस पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा खास। प्रेगनेंसी टेस्ट आपने उसके लिए करवाया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। रेडियोग्राफ आप करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा परफोरेशन हुई है कि नहीं हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है कि नहीं हुई है, मतलब रूल आउट कर रहे हो आप। अल्ट्रासाउंड पे आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपको क्या बताएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, पीआईडी और जितनी भी ये फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी ना, ये आपको पता लग जाएंगी। उसके अलावा कंट्रास्ट इनहेंसिटी बहुत अच्छा है, उससे आपको सारी डिफरेंशियल जो है वो आपके रूल आउट भी हो जाएंगे। सारे कार्सिनोमा सीकम है, डायवर्टिकुलाइटिस है, ये सारे डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ये आप कर सकते हो। अल्बर्टो स्कोर आपको पता ही होगा पहले से। इसमें 3 सिम्टम्स हैं, 3 साइंस हैं और 2 लैब्स हैं। सिम्टम्स कौन से हैं? माइग्रेटरी पेन है, लाइकस से अगर शिफ्ट हुआ है उधर तक तो एक आपने दे देना है। एनोरेक्सिया का एक दे देना है, नोजिया वोमिटिंग का एक दे देना है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पेन, एनोरेक्सिया का एक, मेंट्रल्स इसका निमोनिक, अल्फ्रेडो स्कोर इसका नाम है, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। 1 1 1 ये सिम्टम हो गया आपके। साइंस क्या है? टेंडरनेस, इसके 2 हैं, रीबाउंड टेंडरनेस का एक है और टेम्परेचर का एक है। ल्यूकोसाइटोसिस और लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन द सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा? मेरे ख्याल से 2 एक इनका भी है, 2 इसका एक इसका। टोटल मिला के जो है वो टोटल 10 स्कोर बनता है। अगर 7 या इससे ज़्यादा हो तो आपने
एक्यूट अपेंडिसाइटिस पक्का हो जाता है, इससे कम हो तो सस्पिशन होती है, और 5 या इससे कम हो तो लेस लाइकली होता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की? इन्फेक्शन हो जाएगा, एब्सेस बन जाएगी, मैस बन जाएगा, रप्चर हो सकता है, रप्चर होके भी पेरिटोनाइटिस करवा सकता है और रप्चर हुए बगैर भी पेरिटोनाइटिस करवा सकता है, जिस तरह हमने वॉल जो होती है इसके उसके थ्रू भी जो बैक्टीरिया जाके कर सकते हैं। फीकल फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, ओवर सेप्सिस डेथ हो सकती है, पैरेंटिक आइलियस ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पैरेंटिक आइलियस क्या होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह लो ए डायनेमिक किस्म का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई मतलब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं भी होती, लेकिन आपकी गट जो होती है वो मूव ही नहीं करी, तो पैरालिसिस हुआ हुआ होता है उसका, ठीक है ना। लेकिन सिम्टम्स वही आएंगे जो ट्राइएड आपको बताया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉजेस क्या हो सकते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस हो सकती है, उसमें क्या होगा, ऑपरेशन किया आपने उसके बाद जो है ये, ओ मेरे पेजेस, मसला मैं भी कहूँ एकदम से ये पैरालिटिक आइलियस कहाँ से आ गए यहाँ पर। इसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बाद क्या टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक्स में? पेंडेक्टमी। पेंडेक्टमी। ठीक है, अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी में वेंट्रल्स आपने कर लिया, अपेंडेक्टमी जो है उसमें इंसिजन डिफरेंट डिफरेंट हैं कुछ, ठीक है, वो आपने याद रखना। ग्रेड आयरन इंसिजन, रदरफोर्ड मॉरिसन, लैंस और लोअर मिड लाइन इंसिजन, वो ऐसे ही है, लोअर मिड लाइन। अगर आपको पता ना हो कि अपेंडिसाइटिस एक और मसला है तो आप एक्सप्लोर करने के लिए लोअर लेप्रोटमी, मिड लाइन लेप्रोटमी इंसिजन जो होता है। तो इनके क्या क्या फर्क है? ग्रेड आयरन में क्या होता है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है एंटीरियर स्पाइरलिक स्पाइन से अम्बिलिकस पे, उसका जो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 है, ये जो पॉइंट बनता है इसको मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे जो है वो अपेंडिक्स की बेस पड़ी हुई होती है, तो इधर आपने उसको निकालना है। अब ग्रेड आयरन में और रदरफोर्ड मॉरिसन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रेड आयरन में आपने जो है ना पहली 3 लेयर्स जो होती हैं वो, जिस तरह आपने ये इंसिजन लगाया ना, फॉर एग्जांपल ये इंसिजन है ग्रीन वाला, रुको, ये ग्रीन इंसिजन लगाया आपने, ठीक है। अब आपने नाइफ लेना है और जो पहली 3 लेयर्स है ना, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एक्सटर्नल ऑब्लिक, इनको आपने इसी तरह नाइफ से कट कर देना है, ठीक है। और फिर आपने लेना है ब्लंट कोई फोर्सप वगैरह, उससे जो है वो आपने इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक को आपने ब्लंटली जो है वो रिट्रैक्ट करना है दोनों साइड में, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा। और अगर आप इसको पूरा ही स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू भी उड़ाया आपने इसके उससे, इन द लाइन ऑफ इंसिजन आपने एक्सटर्नल ऑब्लिक भी, इंटरनल ऑब्लिक भी और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी, तो ये फिर आपके पास रदरफोर्ड मॉरिसन हो जाएगी। इतना कोई इनमें फ़र्क नहीं है, जगह एक ही है, आपने थोड़ा सा अलग से करना है। लेंस इंसिजन में क्या करते हो आप? लेंस इंसिजन में आप मिड क्लेविकुलर लाइन पे 2 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिस, ये प्यूबिक सिम्फिस है तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपने 2 सेंटीमीटर अबव द ये जो है वो आपने इंसिजन देना होता है, सॉरी 2 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्फिस से अबव नहीं, 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस, ठीक है। ये आपने जो है इंसिजन देना होता है। रुद्र मौसम में पता लग गया आपको। और जो आपका मिड लाइन लेप्रोटमी इंसिजन है वो तब होगा जब आपको लगे कि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया है, परफोरेशन हो गई है, या फिर आपको पता ना हो गया अपेंडिसाइटिस की वजह से मसला है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब आपने ओपन कर ली, कौन कौन सी लेयर रिमूव किया, मतलब कौन कौन सी लेयर पास किया आपने? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस या मसल, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फेशियल ट्रांसवर्सालिस, बस पे फैट और पेरिटोनियम, ठीक है। ये आपने लेयर्स याद करनी है। कौन कौन सी? स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंटरनल स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सालिस
ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एलोस्पेशिया एंड नीचे जो है वो फैट और पेरिटोनियम। यहाँ से आपने किया, आप पहुंच गया। अब आपने सीकम की बेस आइडेंटिफाई, सीकम को आइडेंटिफाई करना है, वहां से आपको नजर आएगी बेस ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, सीकम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके ऊपर टीनिया कोलाई होते हैं, मतलब टीनिया कोलाई पता ही है आपको, वो एक लॉन्गिट्यूडनल से वो चल रहे होते हैं। मसल्स की लेयर। मसल तो नहीं होते, हाँ बस इस तरह की आपको नजर आ जाएगी देख के। ठीक है, उसमें जो है वो अपेंडिक्स, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है आपने। ठीक है, अपेंडिक्स को जो है वो सेलेक्ट करना है, मीजो अपेंडिक्स को आपने लाइगेट करना है। मीजो अपेंडिक्स क्या होता है? मेजेंट्री ऑफ अपेंडिक्स, उसमें से आपकी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, उसको लाइगेट कर दोगे, मतलब आपने ब्लड वेसल्स को लाइगेट कर दिया। उसके बाद आपने जो है वो उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद लाइगेट करना है क्रश पोर्शन के अराउंड, और फोर्सेप्स से एंड लाइगेचर के दरमियान से काट देना। ठीक है, निकाल लिया उसको। निकालने के बाद हीमोस्टेसिस चेक किया आपने। ठीक है, पेरिटोनियम को वाइक्रल से सुचर किया। वाइक्रल एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है? नॉन एब्जॉर्बेबल है। Absorb. चलो तो आंसर आ गया। तो एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है? एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, सिल्क प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल है। ई से क्या है? कैटगट, और वी से वाइक्रल, ये जो है वो एब्जॉर्बेबल है। तो इनको जो है वो आपने वो कर दिया स्टिच। उसके बाद आपने इंटरनल ऑब्लिक को किया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वगैरह वगैरह, ऊपर बस एक एक लेयर से ऊपर आते जाओगे। स्किन को आपने इंटरप्रेट स्टिच लगा दिए। यही प्रोसीजर सारा आप जो है वो लेप्रोस्कोप के थ्रू भी कर सकते हो। उसमें लाइगेचर की बजाय आपने मीजो अपेंडिक्स को क्लिप करना होता है, और फिर बाईपोलर के थ्रू अपेंडिक्स को पेस से निकाल के, मतलब कट वो करके, क्या कहेंगे, डिवाइड करके और निकाल लेना होता है आपने। ठीक है, पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे डलती हैं आपकी? 5 सेंटीमीटर 5 mm लंबर पे, अम्बलाइकस में तो उसी तरह डलेगी जैसे डलती है, और सुप्रा प्यूबिक 5 mm। ठीक है, 3 पोर्ट्स होती हैं, लंबर, सुप्रा प्यूबिक एंड अम्बलाइकल पोर्ट। तो ये आपने डाल के 3 पोर्ट के थ्रू करना होता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, सिकल वॉल अगर एडिमेटस है तो आप क्या करेंगे? ये मुझे पढ़ के कुछ खास समझ तो नहीं आया, लेकिन ठीक है बस। अगर लिमिटेड एक्सटेंट पे होगा तो आपने सुचर अप्लाई करना है। ठीक है, हेल्दी सीकर वॉल पे, और जो एडिमेटस है उसको आपने इनवेजिनेट कर देना एक्सटेंसिव एडिमा में। बेस ऑफ द अपेंडिक्स अगर इन्फ्लेम्ड है तो फिर आपने क्या करना है? जो अपेंडिक्स को आपने एम्प्यूटेट किया, जो उसकी बेस थी स्टम्प, उसको आपने इनवेजिनेट कर देना है। अब मेरे ख्याल से सीकम वाली साइड पे शायद करना है, या किस तरह करना है? बेस ऑफ अपेंडिक्स अगर गैंग्रीनस हो, फिर आपने डबल लेयर्स ऑफ इंटरप्टेड सुचर्स लगाने। ये एमसीक्यू पे आया हुआ था हमारा, तो ये आपने अच्छे से कर लेना। व्हेन द अपेंडिक्स इज रेट्रोसिकल एंड एडहेरेंट, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स होगी तो आपने क्या करना है? जो लाइगेचर किया था ना आपने पहले, आपने जो है वो बेस ऑफ अपेंडिक्स को लाइगेट करना है, डिवाइड कर लेना है, और बाद में फिर आपने जो मीजो अपेंडिक्स को लाइगेट करना है। जबकि हम बाकी, जब अगर रेट्रोसिकल ना हो तो पहले क्या कर रहे थे, मतलब रेट्रोसिकल एंड एडहेरेंट ना हो तो पहले हम जो है वो पहले लाइगेट करते हैं, बाद में जो है वो बेस को लाइगेट करके, मीजो अपेंडिक्स को पहले डायलेट करते हैं, बेस को करते हैं और फिर रिमूव करते हैं। तो इसमें उलट चलेंगे। और नॉर्मल अपेंडिक्स अगर आपने किया और अपेंडिक्स इन्फ्लेम नहीं है, तो अगर आपने, ये रूल है कि अगर आपने ओपन कर लिए तो अब आप निकाल दोगे। ठीक है, चाहे कोई और मसला भी है। अपेंडिक्स के लिए अगर ओपन किया तो अपेंडेक्टमी आपने कर देनी है। अपेंडिक्स कांट बी फाउंड, तो उसमें आपने डायग्नोसिस पहले आपने ढूंढना है, उसको टीनिया कोलाई को ढूंढना है, सीकम को इधर उधर करके देखना है कहाँ पे है। अगर नहीं मिलती तो डायग्नोसिस आपने बनाना है एब्सेंट अपेंडिक्स। ठीक है, अगर ट्यूमर आपको मिल जाए तो आपने 2 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसको निकालना है सिर्फ अपेंडिक्स को। अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो राइट हेमिकोलेक्टमी करनी है। हेमिकोलेक्टमी आई थिंक कोलोरेक्टल कैंसर के साथ उसकी डिटेल है, तो वहाँ पे ही हम करेंगे, इसमें आप दोबारा डिस्कस नहीं करते। परफोरेटेड अपेंडिक्स इज फाउंड, तो परफोरेशन को आपने निकालना तो है ही उसको, और वॉश करना है पेरिटोनियल कैविटी को जिस तरह परफोरेशन में करते होते हैं। ठीक है, एब्सेस मिल जाए अगर आपने, तो आपने पेरिटोनियल टॉयलेट करना है,
ड्रेनेज करनी है एब्सेस की और एंटीबायोटिक्स देनी है, वो नहीं करना, अपेंडेक्टमी नहीं करनी। क्रॉन डिजीज अगर है तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जब होता है ना तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर जो जगह आपने काटी है वो हील भी नहीं करेगी, तो वहाँ पे और मसले होने के चांसेस हैं, इसमें फिस्टुला बनने के चांसेस। कॉम्प्लिकेशन आपने देख ली, वो इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी, वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, पेरिटिकाइलिस हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, वीनस थ्रोम्बोसिस, पोर्टल पायमा, फीकल फिस्टुलास, ये नाम आपने करने हैं बस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एडिशंस की वजह से, मोस्टली कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन की हमने यहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। एडिशंस है, एक पेरिटिकाइलिस है, उसके अलावा वो एक गास्ट्रोनाइलियस होती है, ठीक है, इस तरह की देख ली है, आगे भी देखेंगे। बाकी इसमें चैप्टर में से बस आपने रीड करना है, आपको बताना चाहिए कार्सिनॉइड ट्यूमर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है इसका, अपेंडिक्स का, और कार्सिनॉइड ट्यूमर की मोस्ट कॉमन साइट भी अपेंडिक्स है। कार्सिनॉइड ट्यूमर आपको पता है ब्रोंकाई में होता है, ठीक है। उसके अलावा एक दो जगह और भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कार्सिनॉइड की भी साइट यही है, और इसका मोस्ट कॉमन ट्यूमर भी कार्सिनॉइड है, तो ये आपने बस याद रखना है। और आई थिंक काफ़ी हो गया आज। कल जो है हम ये देखें, कोलोरेक्टल कैंसर, फिस्टुला और अल्सरेटिव डिजीज, क्रॉन डिजीज और ऑब्स्ट्रक्शन देख लेंगे, ठीक है। समझ आ गया?